And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next code under the Labor and Industrial Law, and that is Industrial Relation Code 2020. तो हमने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वेरियस लॉ जो एग्जिस्ट करते थे इंडिया में लेबर से रिलेटेड, उनको उसके साथ अमेलगमेट कर दिया। और आपने ग्रेजुएटी के प्रोविज़न पढ़े, आपने प्रोविडेंट फंड के प्रोविज़न पढ़े, पेंशन के प्रोविज़न पढ़े। तो नंबर ऑफ़ प्रोविज़न आपने यहाँ पे स्टडी किए। अब सेकंड कोड है हमारे पास द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी इंडिया में बड़े सारे लेबर लॉ थे, जैसे कि रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड, डिसमिस, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस से रिलेटेड, स्टैंडिंग ऑर्डर्स से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। उन सभी एक्ट्स को या लॉ को अमेलगमेट कर दिया गया इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, और एक कंबाइंड एक्ट जो है यहाँ पे बनाया गया। तो अब यहाँ पे हम वर्कर से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक होती है, लॉकआउट होता है, ले ऑफ होता है, रिट्रेंचमेंट होती है, वर्कर की डेफिनेशन, ट्रेड यूनियन, ये एक सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री के अंडर होती रहती हैं। इसीलिए जो इनको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर जो है डाला गया, और इनसे रिलेटेड सारे प्रोविज़न जो है अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर किए गए हैं। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हैज़ बीन पास्ड बाय द इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रेड यूनियन एक्ट, the Industrial Employment Standing Order Act, the Industrial Dispute Act 1949. This code received the assent of the President on September 28, 2020. It applies to the whole India. तो देखिए, इतने सारे एक्ट थे इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, इन सभी को अमेलगमेट करके एक कोड बना दिया गया। जैसे यहाँ पे आपने देखा ट्रेड यूनियन एक्ट था पहले 1926 का, उसको भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डाल दिया गया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसको भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर डाल दिया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1949 का है, जिसमें अगर वर्कर की डिसमिस कर दिया जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी रिट्रेंचमेंट कर दी जाती है, या ले ऑफ कर दिया जाता है, या क्लोजर ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द वर्किंग कर दिया जाता है, कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1949 के अंडर जाता है। अब ये सभी एक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर डाल दिए गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे बेसिकली क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है और करैक्टरिस्टिक्स क्या है जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया 2020 से पहले जो है डिफरेंट एक्ट एग्जिस्ट करते थे, उनको कंबाइन कर दिया गया, उनको अमेलगमेट कर दिया गया, उनको आपस में मर्ज जो है यहाँ पे कर दिया गया, तो एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया। इस नए कोड के कुछ फीचर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट भी इसके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्टिव have been mentioned in the preamble of the Industrial Relation Code 2020 as an act to consolidate and amend the law relating to the trade union, conditions of employment in the industrial establishment, or undertaking investigation and settlement of industrial dispute, and for the matter connected therewith or incidental thereto। तो preamble से ही क्लियर हो जाता है कि इस पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का पर्पस क्या है, एक्ट का पर्पस क्या है, इस कोड का पर्पस क्या है। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड लॉ, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, अंडरटेकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड एक नया एक्ट कंसोलिडेट और अमेंड करना, मतलब एक नया कोड बनाना जिसमें इन सभी बातों का जिक्र वहाँ पे हुआ हो। तो इससे जो है अब 1 by 1 भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट in June 2020 had recommended that the existing set of labor law should be comprehensively amalgamated into the following group, namely। तो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने सोशल सिक्योरिटी कोड स्टार्ट किया था, कि सेकंड नेशनल कमीशन जो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो हमारे इंडिया में है, उसने ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जून 2020 को, कि ये जितने भी इंडिया में लेबर लॉ हैं इन सभी को आपस में अमेलगमेट कर देना चाहिए। मेनली लेबर लॉ थे उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वेलफेयर एंड अदर वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड सजेशन जो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने दी, इन सभी को हमें
जो है अमेलगमेट कर देना चाहिए। इसी in the pursuance of the recommendation of the said commission regarding the industrial relations and the deliberation held in the tripartite meeting consisting of the representative of the government, employees, industries, it has been decided to bring the proposal legislation for the amalgamation। तो इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे बड़ी सारी डेलिब्रेशन वहाँ पे हुई, बातचीत वहाँ पे हुई, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स थे, बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो है एम्प्लॉयज़ थे। और फिर एक प्रपोज रेडी किया गया कि क्यों ना इन सभी चीज़ों की सिंप्लीफिकेशन के लिए इन सभी एक्ट को जो है यहाँ पे अमेलगमेट कर दिया जाए। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने सोशल सिक्योरिटी कोड स्टार्ट किया था। तो इसी पर्पज़ से फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1949 को, इन सभी को जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर जो है डाल दिया गया। इनको सभी को अमेलगमेट यहाँ पे कर दिया गया। जनरली इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसमें ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट आ जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कंसेप्ट आ जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जो एक ऑर्डर्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंडर, रूल एंड रेगुलेशन जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं, वो अपने लिए बनाना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे कि लेआउट से रिलेटेड, स्ट्राइक से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, ये सारे डिस्प्यूट जो हैं ये भी इस कोड के अंडर आ जाते हैं। और इन डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उसके लिए वहाँ पे रिड्रेसल सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। तो वहाँ पे काउंसिलेशन ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, वर्किंग कमेटी है वहाँ पे, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी वहाँ पे है, एक कोर्ट भी वहाँ पे है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 was reintroduced in the लोक सभा। तो फाइनली ये लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया गया 2019 को, विच वाज रेफर टू द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। फिर बाद में इसको जो है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है भेज दिया फॉर इट्स एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट। द सेड कमेटी सबमिटेड इट्स 8th रिपोर्ट ऑन अप्रैल 23 ऑन 2020। तो फाइनली जो है इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 23, 2020 को दे दी। रिकमेंडेशन सम मॉडिफिकेशन टू सेट बिल टू इनकरेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द कंट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है इस बिल में की गई, इस ड्राफ्ट के अंडर की गई, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती रहीं और एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में भी कहीं ना कोई भी खिलवाड़ वहाँ पे ना हो। Considering the valuable and recommendation of the said parliamentary standing committee, the government has proposed to withdraw the Industrial Relation Code 2019। तो जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, इसको जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो है यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया और एक नया इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। देखिए ऑब्वियस जनरली बात क्या होती है कि बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो है लाया जाता है। पहले लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद उसको असेंट जो है प्रेसिडेंट की हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल से रिलेटेड ऑपोजिशन पार्टीज़ को या फिर अदर पार्टीज़ को यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसके प्रोविज़न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर उस कंडीशन में वो जो बिल होता है, वो जो ड्राफ्ट होता है, उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है कि इसमें आप इसमें रिकमेंडेशन दीजिए और इस पर नई रिपोर्ट तैयार करिए। तो यहाँ पे जो यही हुआ था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लाया था, उसको जो है यहाँ पे विड्रॉल किया गया और पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन के बाद जो कोड रेडी किया था वो 2020 में आया था, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को बोला गया। द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर फ्रॉम द यूनियन। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है इस कोड का वो क्या है, ट्रेड यूनियन के राइट को प्रोटेक्ट करना, टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड वर्कर। कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जो संघर्ष जो होते हैं, जो डिस्प्यूट जो क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में रिलेटेड टू सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, ले ऑफ, डिसमिस, डिस्चार्ज, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड स्ट्राइक जो हो जाती है, ये सारे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में। इनको जो है रिड्यूस करने की कोशिश करना, एंड टू प्रोवाइड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना और डिस्प्यूट को यहाँ पे सेटल भी करने की कोशिश करना थ्रू डिफरेंट एजेंसीज जहाँ पे बनाई गई हैं इस कोड के अंडर, जिसमें वर्किंग कमेटी आपके पास है, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी आपके पास है, और फाइनली अगर वहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता है मामला तो आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी है, जिनको कोर्ट भी बोला जाता है।
द प्रपोज लेजिस्लेशन एम एट अचीविंग द इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी एज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इस लेजिस्लेशन का, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना, हार्मनी को बनाए रखना, और जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनको पीसफुल तरीके से जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश जो है यहाँ पे करना, एक हार्मोनियस रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में बना रहे। ये जो है मेन ऑब्जेक्ट था इस सारे कोड का। अब इस पूरे कोड के जो कुछ मेन फीचर हैं जो उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इस कोड में वर्कमैन की डेफिनेशन को बताया गया। मैं आपको बता दूं कि जो पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था उसमें वर्कमैन की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। देयर इज अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन। तो यहाँ पे वर्कमैन की डेफिनेशन को क्लियर किया गया कि वर्कमैन कौन है, इंक्लूडिंग पर्सन ऑफ सुपरवाइज कैपेसिटी ड्राइंग the wages up to the 18,000 rupee per month or such amount as may be notify the central government from the time to time। तो यहाँ पे वर्कमैन को उन्होंने डिसाइड किया कि वर्कमैन वो है जो इंडस्ट्री में काम करता है और जो उन वर्कर को सुपरवाइज भी कर रहा है उसको भी हम वर्कमैन मानेंगे अगर वो 18,000 तक की सैलरी वहाँ पे ले रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सैलरी की जो लिमिट रखे। तो 18,000 की सैलरी अगर किसी इंडस्ट्री में कोई भी वर्कमैन जो है ले रहा है तो उस कंडीशन में फिर उसको जो है वर्कमैन जो है माना जाएगा। सेकंड, टू प्रोवाइड फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विद द ऑब्जेक्टिव दैट एम्प्लॉय शैल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड गेट द बेनिफिट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ग्रेजुटी भी। और तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आजकल को जो टाइम है वो उसमें क्या होता है कि फ़िक्स टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और आपको पता है ग्रेजुटी जैसी चीज़ों के लिए जो है 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये भी वहाँ पे प्रोविज़न किया गया कि अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दी गई है तो आफ्टर द पीरियड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड वो वहाँ पे ग्रेजुटी का हकदार हो जाना चाहिए अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दी जा रही है, एक्सेप्ट रिट्रेंचमेंट। लेकिन बाकी सारे बेनिफिट उसको एज ए ग्रेजुटी मिलने चाहिए अगर एक फिक्स टर्म उसने वहाँ पे अपनी पूरी कर ली है। तो नेक्स्ट आपके पास देखिए मेन पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, बड़ी डीप लैंग्वेज में आपने नहीं जाना है। टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री विद अ व्यू टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड। देखिए इस कोड से पहले इंडस्ट्री से रिलेटेड भी डेफिनेशंस क्लियर नहीं थी, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री दी गई, सुप्रीम कोर्ट में बीच में आया, बड़े सारे केसेस हुए, लेकिन इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या ये समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे अब इंडस्ट्री की डेफिनेशन को भी अमेंड किया और बोला गया इंडस्ट्री क्या है, ह्यूमन नीड एंड डिज़ायर। अगर कोई इंडस्ट्री जो है ह्यूमन नीड और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है तो हम उसको इंडस्ट्री मान लेंगे, एक्सेप्ट नॉट बीइंग सच नीड एंड डिज़ायर विच मेयरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस। वो डिज़ायर स्पिरिचुअल और रिलीजियस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन कर रही है, सप्लाई कर रही है किसी गुड की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस कर रही है, कैरी आउट द सिस्टमेटिक एक्टिविटी, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, वर्कर आ रहे हैं सुबह काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद जो है उनको सैलरी मिल रही है, वो अपने घर वापस जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी। और कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है तो हम उसको क्या मान लेंगे, इंडस्ट्री मान लेंगे। इससे पहले कई बार हॉस्पिटल को इंडस्ट्री नहीं माना गया, कई बार स्कूल को इंडस्ट्री नहीं माना गया, कई बार जो है यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री नहीं माना गया। बड़े सारे डिस्प्यूट जो है पहले वाले एक्ट्स में होते रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इंडस्ट्री वो है जो कि ह्यूमन नीड और डिज़ायर को पूरा करती है, किसी तरीके की प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और सर्विस कर रही है, सिस्टमेटिक एक्टिव वहाँ पे हो रही है, कॉपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉय है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, इंडस्ट्री मान लेंगे। ब्रिंगिंग फिक्स कैजुअल लीव विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक हो जाती है तो वहाँ पे उस टाइम पे जो काम नहीं होगा उसको फिक्स कैजुअल लीव जो है माना जाएगा, ये यहाँ पे प्रोविज़न किया गया। To provide for the number of members in the grievance redressal committee not exceeding 10 in such industrial establishment in which 20 or more employer employed। तो यहाँ पे रिड्रेसल कमेटी को बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्रेसल कमेटी। इसका पर्पस क्या है कि अगर वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सीधा स्ट्राइक ना कर दें, पहले अपने मैटर को रिड्रेसल कमेटी के पास रहे। और इस रिड्रेसल कमेटी में मेंबर ऑफ एम्प्लॉय भी होंगे और एम्प्लॉयर भी होंगे, आधे नंबर ऑफ मेंबर दोनों साइड से होंगे, वो अपने डिस्कस वहाँ पे करेंगे और जो है मैटर को वहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिड्रेसल कमेटी को बनाना ज़रूरी है। To provide a few new features of recognition, negotiation union and a negotiating council in the industrial dispute by the employer for the purpose of negotiation। तो यहाँ पे
यहाँ तक कि आपने इसको देखना है कि नेगोशिएशन को भी यहाँ पे लाया गया और एक नेगोशिएशन काउंसिल यहाँ पे बनाएगी। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो दोनों पार्टीज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठेंगे और नेगोशिएटिंग करेंगे और वहाँ पे डिस्प्यूट को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश जो है की जाएगी। तो यहाँ पे आपको वर्किंग कमेटी मिलेगी और वर्कमैन रिड्रेसल कमेटी वहाँ पे है। उनका पर्पस यही होता है कि नेगोशिएशन जो है वहाँ पे की जाए। टू प्रोवाइड द अपील अगेंस्ट द डी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे जो कोर्ट है जिसमें वर्कर से रिलेटेड मुद्दे जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस से रिलेटेड जाते हैं, उनको ये भी दिया गया कि वहाँ पे ये अपील भी की जा सकती है कि अगर किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करनी है, क्योंकि कई बार ट्रेड यूनियन जो है कई बार गलत काम करते हैं वहाँ पे, तो इसके लिए उनको उनकी डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अपील जो है ट्रिब्यूनल को की जा सकती है। टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द ट्रेड यूनियन और कन्फेडरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन और स्टेट ट्रेड यूनियन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि किसी भी ट्रेड यूनियन को वो जो है वो उसको जो है रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, और चाहे तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक समूह है, बड़ी सारी ट्रेड यूनियन का एक जो समूह है जो सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, उनके साथ उसकी कन्फेडरेशन भी की जा सकती है, उसके साथ उसको बुलाया भी जा सकता है। To empower the to provide the applicability to the limit of the 300 or more employee in the industrial establishment for obtaining the सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया रूल एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी फैक्ट्री के, अगर 300 से ज़्यादा वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर को वहाँ पे सर्टिफाइड कराना भी जरूरी है। टू प्रोवाइड दैट इफ़ एन एम्प्लॉयर प्रिपेयर एंड adopt a model order by the central government in respect of the matter relevant to the industrial establishment or employer, then the model standing order shall be deemed to the certified। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर वहाँ पे बनाया हुआ है और कोई भी फैक्ट्री उसको जो एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो सर्टिफाइड है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉडल ऑर्डर है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ जुडिशियल में, इसके साथ ही एक इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी ट्रिब्यूनल की, जिसको कोर्ट भी बोला जाता है, जिसमें सारे मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन हो गया, स्ट्राइक से रिलेटेड हो गया, रिट्रीचमेंट से रिलेटेड, टर्मिनेशन डिस्चार्ज से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हो गए, वो सारे जो है इस ट्रिब्यूनल में ही डाले जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टी एजुडिकेशन बॉडी। तो एक ही ट्रिब्यूनल की वहाँ पे जो है इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। मल्टी एजुडिकेशन बॉडी जो है, जो बड़े सारे फैसला करने वाली संस्थाएं थी पहले वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, उन सभी को ख़त्म करके, जैसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी था, काउंसिलेशन बोर्ड था, लेबर कोर्ट भी थी, इनको ख़त्म करके अब एक ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वहाँ पे बनाया जाएगा। रिमूवल ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, removal of the system of instruction for the adjudication of the industrial dispute except for the reference to the National Industrial Tribunal for adjudication। कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हालांकि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो किसी तरीके की जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है दे सकता है। टू प्रोवाइड दैट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव commenced from the date of the first meeting held by the conciliation officer in the industrial dispute after the conciliation officer has received the notice of the strike and lockout। तो यहाँ पे conciliation officer जो होगा वो भी जो है प्रॉब्लम को यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व कर लेगा, और पहली मीटिंग उस दिन मारी जाएगी जिस दिन नोटिस जो है स्ट्राइक का और लॉकआउट का दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट में आगे पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन ऑल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विदाउट गिविंग अ नोटिस। तो किसी तरीके की स्ट्राइक या फिर लॉकआउट, स्ट्राइक हमेशा वर्कर करते हैं, लॉकआउट जो है हमेशा एम्प्लॉयर करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देता है ताकि जो है वर्कर पे प्रेशर वहाँ पे पड़े। तो लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर करता है, स्ट्राइक जो है वर्कर करते हैं। तो स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट गिविंग अ नोटिस, एडवांस नोटिस 14 डेज जो है किसी तरीके की स्ट्राइक या लॉकआउट वहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके अलावा with the flexibility to increase the limit of higher number of notification of approved government before the closure, retrenchment and closure of mines, factories or industry establishment having 300 or more employee with the prior permission। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है जिसको क्लोज करना है या उसको रिट्रीचमेंट करनी है या क्लोजर ऑफ माइन करना है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयर वहाँ पे हैं, तो आप विदाउट टेकिंग द प्रायर गवर्नमेंट एंड
परमिशन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद जो है आपके पास प्रोवाइडेड फॉर द गजेटेड ऑफिसर ऑफेंस पनिशमेंट, इसके अंडर कोई ऑफेंस होते हैं तो वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की गई है और अप टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन वो वहाँ पे रिकवर कर सकता है, और 1 साल से 75 तक अमाउंट भी जो है एज ए पनिशमेंट वो एक्सेप्ट वहाँ पे कर सकता है। टू प्रोवाइड पेनलाइज द वेरियस टाइप ऑफ क्लब्ड एंड सच ऑफेंस एंड कॉम्सरिएट विद द ग्रेविटी ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, इस एक्ट के अंडर कोड के अंडर कोई जो है कॉन्ट्रवेंशन करता है, ऑफेंस करता है तो उसके लिए भी पेनल्टी का प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से सारे जो है यहाँ पे फीचर आपने जो है देख लिया। अब वन बाय वन आप यहाँ पे ट्रिब्यूनल भी पढ़ेंगे, आप यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी को भी पढ़ेंगे, साथ में स्टैंडिंग ऑर्डर्स को भी पढ़ेंगे, आप जो है यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन आप समझेंगे, उसके बाद आपके लिए ये और आसान जो है हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।